जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, आज एक नई जानकारी लेके एक नया वीडियो लेके हम आपके लिए आए हैं, जिसमें आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कास्ट सेंसस। तो आज के टाइम पे देश में राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कास्ट सेंसस। तो हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए चलेंगे कि क्या है ये कास्ट सेंसस और इसकी डिमांड कब से हो रही थी, क्या इससे पहले कभी ये भारत देश में हुआ है, और इसके बारे में जो भी इसके कानूनी पहलू हैं उनको सभी को हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, और अभी ही ये आपकी क्यों आ रही है और किसने निर्णय लिया है, क्योंकि अभी तो अगर आप देखेंगे तो क्या संसद ने निर्णय लिया है, किस तरह से, या फिर सरकार ने निर्णय लिया, यानी जो हमारी सरकार के, जो हमारी संसद, मतलब एक तरह से हमारे देश में जो भी प्रक्रिया है, गवर्नेंस है, उसकी विधायी प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव, और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो इसके तहत हम देखेंगे तो पिछले कई दिनों से विपक्ष की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। किस चीज की मांग चल रही थी? कास्ट सेंसस कराने की। तो सरकार को इस मुद्दे पर वो लोग घेरा करते थे कि भाई जातिगत जनगणना हो। क्यों जातिगत जनगणना? मतलब एक तरफ तो हम देश में बात करते हैं कि हमें जाति प्रथा खत्म करनी है ना, ताकि, क्योंकि जाति प्रथा से जो सिस्टम आ गया था, ये जो ऊंच नीच की भावना आ गई थी, तो इसको हमें खत्म करना है। हमारी सोसाइटी को हमको मोर इक्वलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, यानी कि हमें समानता लानी है। तो फिर हम ये अगर इस तरह की चीजें करेंगे, जातिगत जनगणना करेंगे, तो ये क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? तो जातिगत जनगणना के पीछे का रीजन ये है कि जब हमें पता होगा कि किस समाज के लोग कितने ज्यादा हैं, कितने पिछड़े हैं, किनका क्या सारी चीजें हैं, तो जब हम उस तरह से सेंसस कराएंगे, जनगणना कराएंगे, तो हमारे पास आंकड़े आएंगे। तो जब भी हम किसी चीज के लिए, सरकार की जब भी कोई योजना बनेगी, तो उस योजना में कितना पैसा देना है, क्योंकि उस योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित होंगे, वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास आंकड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज डिसाइड करने के लिए आप कहेंगे मैम ये तो आर्थिक आधार पे भी हो सकता है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, तो अमीरी गरीबी के हिसाब से सरकार की योजनाएं बननी चाहिए ना, तो फिर जाति के आधार पे क्यों बनती है? तो इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो सेंसस इन इंडिया यानी भारत में जो जनगणना है, और कोरोना की वजह से जो दशकीय जनगणना होती है, यानी हर 10 साल में होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, इस बार की 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई है। लास्ट वही 2011 के आंकड़ों से काम चल रहा है। हालांकि सरकार जो नई योजनाएं लाती है उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो आपकी आंकड़े आते हैं, उनके तहत भी एक तरह से क्या किया जाता है, आंकड़े इकट्ठा करके पॉलिसी प्लानिंग यानी कि आपकी होती है। तो सेंसस जो हमारे देश में जनगणना है, हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया में, हमारे देश की विधायी प्रक्रिया में, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है, जिसमें लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें यूनियन लिस्ट के एंट्री 69 यूनियन लिस्ट का ये मैटर है क्या, सेंसस यानी जनगणना। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 246 लिख लीजिए आप लोग, है ना, और इसको याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 246 के तहत सेंसस का ये जो आपका यूनियन लिस्ट में 69th एंट्री है कि भाई देश में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। जनगणना जो होती है ये किस कानून के तहत होती है? तो जनगणना होती है सेंसस एक्ट 1948। ये भी याद रखना, ये सेंसस एक्ट कब का है? तो 1948 का है। ये प्रोवाइड करता है एक प्लान फॉर कंडक्टिंग पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि जनगणना कराने का ये प्लान कंडक्ट करता है अलॉन्ग विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंसस ऑफिसर। तो इसमें एक तरह से जो भी जनगणना के जो भी जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसमें बताई जाती है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट इन्यूमरेशन इन सेंसस। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कास्ट का जनगणना अगर की जाएगी तो उसका क्या महत्व रहेगा? तो न्यायिक आवश्यकता यानी जुडिशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो स्टेट्स मस्ट कंक्लूड द बैकवर्डनेस ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल ओनली आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। तो इंदिरा साहनी केस जो 1992 का हुआ था, इसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह दिया था कि जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि भाई इंदिरा साहनी केस में न्यायिक आवश्यकता में कि बैकवर्डनेस यानी किसी समाज का पिछड़ापन कितना ज्यादा है, उसके लिए हमें ये उचित मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठता मूल्यांकन के बाद ही हमें ये विशेष वर्ग का पता चलेगा कि वो पिछड़ापन इसमें कितना ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट सच अ कंक्लूजन मस्ट बी सब्जेक्ट टू पेरियोडिक रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई पिछड़ापन एक बार उसको डिसाइड कर दिया, पिछड़ापन ये नहीं कि आजीवन आने वाली 2-4 शताब्दी तक वो पिछड़ा ही रहेगा। इसका बीच बीच में पेरियोडिक रिव्यू भी करते रहो, यानी हर निश्चित समय काल में 10, 15, 20, 25 समय काल में उसको रिव्यू करते रहो कि कहीं वो समाज पिछड़े से अब अगड़े में, मतलब यानी कि अब संपन्न तो नहीं होगा। अगर संपन्न हो गया है तो उसके लिए वो जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो आरक्षण जैसी, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सोशल जस्टिस यानी इसको किस लिए लाया जा रहा है? भाई सामाजिक न्याय की भावना के साथ लाया जा रहा है।
यानी कास्ट सेंसस अलॉन्ग विद अदर डेटा माइट बी हेल्पफुल फॉर ड्राइंग अ फ्रेश लिस्ट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये एक तरह से क्या है, हमारे देश में बैकवर्ड क्लासेस को क्या कहा जाता है, हमारे देश में बैकवर्ड क्लासेस जाति के आधार पर नहीं बोली जाती है, इनको बोला जाता है सोशली एजुकेशनली, सोशली यानी सामाजिक रूप से पिछड़ा, एजुकेशनली यानी शैक्षिक रूप से पिछड़ा बैकवर्ड क्लासेस, तो उसको पिछड़ा वर्ग बोला जाता है। सेंसस कास्ट डेटा में ऑल्सो इनेबल मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए लाया जा रहा है, ताकि जो रिजर्वेशन है उसको और ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि उसका और ज्यादा जनगणना के जातिगत आंकड़े कोटा के भीतर, कोटा प्रणाली यानी कोटा को जो 50% का है उसके भीतर भी जो कोटा लगेगा, यानी कि 27% इसका, इतने % ST/ST का, इतने महिलाओं का या इतने पिछड़ों का, है ना, तो वो कोटे के भीतर जो कोटा करना है ना उसका भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बाय मेकिंग इट पॉसिबल टू डिवाइड अ कोटा विद इन कोटा कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग में देखा जाए तो कास्ट सेंसस डेटा विल हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ मोर इन्फॉर्म्ड एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। तो सरकार को अगर उस पिछड़े समाज के लिए सरकार कोई योजना बना रही है तो सरकार की जो योजना होनी चाहिए वो एक तरह से और ज्यादा कि भाई उस पिछड़े समाज में कितने लोग आते हैं, क्या सारी चीजें हैं, तो पॉलिसी बनाने में ये जो आंकड़ा होगा ये काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब अगर हम कास्ट सेंसस की ये देखें कि हमारे देश में सेंसस कब से होते आ रहे हैं, तो ये आप सभी ने पढ़ा है कि लॉर्ड मेयो जो थे, लॉर्ड मेयो एक आपके अंग्रेज वॉइसरॉय थे जिनके टाइम पे 1872 के टाइम पे पहली बार हमारे देश में सेंसस हुआ था। फिर लॉर्ड रिपन के टाइम पे, रिपन के टाइम से 1881 से हमारे देश में कंटिन्यू, यानी कि कौन सी जनगणना होनी शुरू हो गई थी, डिकेडल सेंसस होने शुरू हो गया था, यानी दशकीय जनगणना हमारे देश में होनी शुरू हो गई थी। तो ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 के टाइम पे हुआ था, तो ये चीजें हुई थी। फिर 1881 से 1931 के बीच में हमारे देश में जो कास्ट सेंसस हुई थी, यानी ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश जो कॉलोनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट इनुमरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए कि भारत में कौन कौन सी जाति समुदाय के कितने लोग हैं, तो 1881 से यानी लॉर्ड रिपन के टाइम से जब ये दशकीय जनगणना आपकी शुरू हुई थी तब से लेके 1931 तक ये आपका कंटिन्यू होता आया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद हमारे देश में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो केवल और केवल SC/ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल आरक्षण की व्यवस्था थी, और वो भी केवल 15 वर्ष के लिए थी। और ये था कि 15 वर्ष के बाद जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि 15 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, 15 वर्ष के बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा कि क्या अब उनका कुछ एक तरह से उनका जो सामाजिक जीवन है कुछ आगे बढ़ा है तो आरक्षण को रोक दिया जाए, अदरवाइज आरक्षण बढ़ता जाएगा। तो खैर ये आरक्षण तो तब से कंटिन्यू आपका है, लेकिन फिर उसी के बाद ये था कि क्या पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दिया जाए, इसके लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। फिर उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट को VP सिंह की गवर्नमेंट में एक तरह से उसको क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था, और उसी के बाद देश में ये जो 27% जो आरक्षण दिया गया था पिछड़े समुदाय को, तो ये दिया गया था। हालांकि ये था कि इस तरह से अगर जातिगत जनगणना होती रहेगी तो ये जो आंकड़ा है आरक्षण का ये बढ़ता जाएगा। तो उसी समय हमारे देश में 1992 में आया था इंदिरा साहनी केस, और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण पर 50% की एक क्या लगा दी थी, लिमिट लगा दी थी कि देश में जो आरक्षण होगा वो 50% से ज्यादा नहीं जा सकता है। और जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण था उसमें एक लाइन और जोड़ी गई थी, वो थी क्रीमी लेयर, यानी पिछड़े समुदाय के कुछ लोग जो बहुत संपन्न हो गए हैं वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब जाके ये 1961 में यानी देश में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो केवल 1931 तक अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी। 1961 में सरकार ने एक डायरेक्टिव यानी एक निर्देश दिया था राज्य सरकारों को कि आप चाहो तो अपने लेवल पे, यानी कि आप राज्यों को ये ऑथोराइज कर दिया गया था कि आप चाहो तो अपने लेवल पे सर्वे करा के ये देख सकते हो कि आपके राज्य में कितने OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस समुदाय के लोग रहते हैं। अब ये जो हमारे देश में ये जो सोशली एजुकेशन जो हमारा जो कास्ट सेंसस हुआ, मतलब एक तरह से हमारा जो क्लास सेंसस हुआ था 2011 का, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का, है ना, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो आपका कास्ट सेंसस हुआ था इसमें डेटा ऑब्टेन किया गया था सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, यानी कि इसमें जो आपका डेटा कलेक्ट किया गया था वो ये देखा गया था कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग का जो सामाजिक और आर्थिक स्टेटस है वो क्या है, ना कि जातियां पूछी गई थी। ठीक है, केवल SC/ST समुदाय की जाति पूछी जाती थी, बाकी सबकी नहीं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी हमारे इस सेंसस जो भी अभी सरकार की जो कमेटी है जिसने कैबिनेट कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स
तो राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी थी उसमें जो निर्णय लिया गया है कि देश में जातिगत जनगणना की जाएगी, तो इस पर आपका क्या व्यू है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इससे क्या समझते हैं, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एनडीए का जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें 10th के बाद और 11th के बाद स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, उसमें ऑफलाइन बैच में एडमिशन शुरू हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।